हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। आज हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर दो पार्ट आए थे, क्वेश्चन नंबर 4A और 4B। 4A में आपका इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है और 4B में आप लोग का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछा है, वो हम लोग को करना है। दोनों 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। वो आप लोग ने अगर ध्यान दिए होंगे, पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, नहीं पढ़ेंगे तो मैं आप लोग को चीज़ें बता रहा हूँ, वो ध्यान दीजिए। अब जो हम लोग का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है, ज़रा देखिए यहाँ पे। 4A में मिस्टर पराग डाबके, ठीक है ना, डाबके जैसा आपको पढ़ना पड़ी है। परचेज हाउस प्रॉपर्टी ऑन 20 जून 1998 में उसने क्या करा है, हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है। कब खरीदा है? 20 जून 1998। तो याद रखना, जब भी अगर कोई प्रॉपर्टी आपकी अगर किसी ने 1 अप्रैल 2001 के पहले अगर ख़रीदा होगा, इससे पहले, तो उसके लिए यूज़ होगा FMV, फेयर मार्केट वैल्यू। याद रखना, अगर क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू, जब भी आपको प्रॉपर्टी ये डेट से पहले की रहेगी, मतलब ये डेट से पहले की, मतलब 2001 अप्रैल 1 अप्रैल 2001 के पहले की अगर प्रॉपर्टी कोई खरीदा है उसने, मतलब ये 98 है तो उसके पहले की है, तो इसका मतलब जब भी क्वेश्चन में ये दिया रहेगा, ये डेट दी रहेगी, मतलब इसके पीछे की डेट दे रहेगी, तो आप लोग को जब भी आप लोग क्या बोलते हैं प्रॉपर्टी की वैल्यू लेंगे तो कितना लेंगे? FMV के हिसाब से लेंगे। किसके हिसाब से लेंगे? FMV मतलब फेयर मार्केट वैल्यू। ये डेट पे फेयर मार्केट वैल्यू का क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा हम लोग को। तो मतलब उसने खरीदा इतने में था। आगे लिखा ही मेड अ फॉलोइंग एडिशन या ऑल्ट्रेशन टू द हाउस प्रॉपर्टी, और उसने क्या करा, हाउस प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस किया है, ऑल्ट्रेशन किया या उसको बढ़ाया या एडिशन किया या रिपेयर किया, वो सबको हम लोग बोलते हैं इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? इम्प्रूवमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है ना। और जो खरीदता है उसको बोलते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और जो इम्प्रूवमेंट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो ये भी इम्प्रूवमेंट है और ये भी क्या है? इम्प्रूवमेंट है, ठीक है। एक 2011-12 में हुआ, एक 2017-18 में हुआ है। ही सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑन 21 जनवरी 2023। सिंपल सी बात है, पिछले साल ही किया होगा तभी, क्योंकि हम लोग का प्रीवियस ईयर 22-23 है, तो हम लोग प्रीवियस ईयर की ही इनकम को हम लोग टैक्स भरने वाले। तो उसने प्रॉपर्टी 4,85,50,000 में उसने बेच दिया, और लिखा है कि उसने ब्रोकरेज पे किया। तो ब्रोकरेज पे किया मतलब इसको पे करना होगा, तो इसमें से ये क्या हो गया रहेगा? अमाउंट कम हो गया रहेगा उसका। आगे दिया हुआ ही इन्वेस्टेड 1,55,00,000 न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, और उसने क्या करा, एक नई प्रॉपर्टी खरीदा। कब खरीदा? पिछले साल ही उसने खरीद लिया है। और उसके बाद लिखा हुआ नीचे ही इन्वेस्टेड 65 इन बॉन्ड्स ऑफ PFC मतलब पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एलिजिबल ऑन 13 मार्च 2023, और उसने एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट किया है जिसका डिडक्शन मिलता है, वो बाद में आप लोग को बताऊंगा मैं। आगे लिखा है द मार्केट फेयर, देखो लिखा फेयर मार्केट वैल्यू, जो मैं आप लोगों को बता रहा था स्टार्टिंग में, कितनी प्रॉपर्टी की थी? 25,75,000, 25,75,000। फिर लिखा है रिलेवेंट कॉस्ट इन्फ्लेशन 2001-2 में इन्फ्लेशन 100 के हिसाब से था, 11-12 में 184, 17-18 में 1272 और 23-22 में 331। कंप्यूट हिज कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2023-24। हम लोग को तो असेसमेंट ईयर 23-24 के लिए उसका कैपिटल गेन निकालना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं। मैंने आप लोग को याद रखना कि जब भी हम लोग ये शुरू करेंगे तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है, जो भी चैप्टर हम लोग लिखेंगे तो नेम में आप लोग को लिखना पड़ेगा, उसका नाम क्या था, मिस्टर पराग डाबके, तो यहाँ पे आपको लिखना है। स्टेटस इंडिविजुअल लिखना है, वहाँ पे प्रीवियस ईयर आप लोग का 2022-23 है, और करंट ईयर जो आप लोग का 2023 और 24 है। तो ये हर क्वेश्चन में सेम ही रहता है, ये वाला पार्ट और ये ऊपर का आप लोग का अलग अलग रहेगा। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम लोग, कैपिटल गेन टैक्स स्टार्ट करते हैं, बराबर ना। तो हम लोग का सब कैपिटल गेन टैक्स में ज़्यादा सिंपल रहता है एकदम। सब में पहले हम लोग 1 ले लेते हैं या A लेंगे आप लोग, जैसा आप लोग की मर्जी। मैं A लेता हूँ कैपिटल, ठीक है। इसको लिखूंगा हम लोग सेल्स कंसिडरेशन। क्या लिखूंगा मैं? सेल्स कंसिडरेशन। सब में पहले किससे शुरू करते हैं इसके अंदर कैपिटल गेन टैक्स में? सेल्स कंसिडरेशन से। सेल्स कंसिडरेशन मतलब आपने वो प्रॉपर्टी कितने की बेचे, ठीक है ना। तो कितने की बेचे थे आप लोगों ने, क्वेश्चन में आप लोग को दिया, जरा देखिए। और प्रॉपर्टी आपने बेचे थे 4,85,50,000। तो यहाँ पे आप लोग उसको लिख लीजिए, कितना? 4,85,50,000। तो ये मैंने मेंशन कर लिया, 4,85,50,000, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने बेचे हो। अब उसके ऊपर आपने 2 लाख रुपए का ब्रोकरेज पे किया था, मतलब आपका जो कंसिडरेशन, जो आप लोग को पैसे प्रॉपर्टी आपने बेचे थे, उसमें आप लोग को 4,85,00,000 में से क्या होगा, 2 लाख रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि आपने ब्रोकरेज मतलब दलाली पे करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लोगे लेस ब्रोकरेज। तो मैं ब्रोकरेज माइनस का, लॉजिकली है, सिंपल सी बात है। आप कोई प्रॉपर्टी बेचोगे और आपको एजेंट को क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। तो आपका जो भी आपको पैसा मिले, समझिए आपने 2 लाख की, आपने 20 लाख की फ्लैट बेची आपने, एजेंट को आपने 40 रुपये दिए, तो आप लोग को इनडायरेक्टली 40 रुपये कम हो गए, मतलब 19,60,000 मिला आपको। तो आप लोग को ध्यान रखना है। तो इसमें से ब्रोकरेज क्या कर रहा हूँ मैं, माइनस कर ले रहा हूँ। तो ये मैं एग्जाम्पल लेके आप लोग को समझा रहा हूँ, ठीक है। तो 2 लाख रुपये माइनस हो गए। तो आप इनडायरेक्टली आप लोग देखोगे तो उसको पैसा कितना मिला है,
4,83,50,000 रुपीज़ उसको मिल चुके हैं। ठीक है, कैसे? उसमें से 2 लाख रुपए क्या हो गए? माइनस हो गए। याद रखना, सेल कंस्ट्रक्शन में अगर ब्रोकरेज वगैरह नहीं दिया है, कुछ खर्चा वगैरह नहीं दिया है, तो डायरेक्टली फिर उसको कह सकते हो आप लोग डायरेक्टली आउटर में लिख सकते हो। अभी क्वेश्चन में कभी कभार ब्रोकरेज दिया रहता है, कमीशन दिया रहता है, कभी कभार कुछ एक्सपेंस दिया रहता है, तो होगा तो आपको माइनस करना है, नहीं होगा तो डायरेक्टली आप लोग आउटर में लिख लोगे सेल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है आप लोग का। सेकेंड जो पार्ट रहता है आप लोग का बी पार्ट, उसमें रहता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंडेक्स्ड। मैं एक काम करूँ, इसमें एक चीज़ और लिखना रहता है, लेस। सेकंड में क्या करना रहता है आप लोग को? लेस करना रहता है। ठीक है, क्या लेस करना रहता है? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। ठीक है, क्या लिखते हैं आप लोग? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब एक्विजिशन क्या होता है? एक्विजिशन में जब आप प्रॉपर्टी कितने में खरीदे थे उसका कॉस्ट आप लोग को माइनस करना रहता है। अब पूरा के पूरा नहीं माइनस करते, क्योंकि सिंपल सी बात है, आपने आज से 20 साल पहले 10 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदे थे, तो उस टाइम पे समझ एग्जाम्पल आपने 2 लाख के खरीदे, आज उसको 25 लाख में बेच रहे हो, लेकिन आप लोग की 20 साल पहले के जो 2 लाख थे उसकी वैल्यू क्या थी? ज़्यादा थी, क्योंकि उस टाइम पर महंगाई कम थी। तो इसलिए आप लोग को गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है? इंडेक्सेशन का बेनिफिट देती है। इसलिए आप लोग को जो आप लोग को देखो प्रॉपर्टी लिखा था आपने, कितने में खरीदा था आपने? 19,50,000 में, लेकिन आप लोग को क्या बताया था कि जब अगर प्रॉपर्टी 2001 के पहले 1 अप्रैल 2001 के पहले गिरेगी तो आप कौन सा लोगे? FMU लेगा। FMU कितना है? 25,75,000। तो एग्जाम्पल लेते आप लोग ने अपने प्रॉपर्टी खरीदी थे 25,75,000 में, बराबर है। अब आप उसको 20-22 साल बाद बेच रहे हो, 22 साल बाद उसको बेच रहे हो, तो सिंपल सी बात है, वो उस टाइम पे 25 लाख की वैल्यू बहुत थी, आज उसकी वैल्यू क्या हो गई होगी? मतलब ना बढ़ गई होगी, तो उसका इसलिए महंगाई का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो उसका अमाउंट कितना है? देखिए आप लोग का लिखा है 25,75,000। देखो यहाँ पे था आप लोग का। अब मैं आप लोग बोलेंगे सर खरीदा तो उसने 19,50,000 में, तो आप ये क्यों ले रहे हैं? मैंने आप लोग को बताया कि अगर प्रॉपर्टी 1 अप्रैल 2001 के पहले गिरेगी तो कौन सा वैल्यू लोगे आप लोग? प्रॉपर्टी परचेज की वैल्यू नहीं लोगे, कौन से वैल्यू लोगे? FMV, फेयर मार्केट वैल्यू लोगे। ठीक है ना, याद रखना, ये कैलकुलेशन के लिए, एक्विजिशन कैलकुलेशन के लिए। तो ये होगा 25,75,000 आप लोग के आ गया। अब क्या है इसका फॉर्मूला? ऊपर लिखना है आप लोग को करंट ईयर का इंडेक्स कॉस्ट लिखना रहता है। क्या लिखना है? ऊपर का करंट ईयर। तो करंट ईयर का आप लोग का कितना जरा देखिए, तो करंट ईयर का आप लोग को याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन में दिया रहता है 3331। तो करंट ईयर इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII बोलते हैं उसको हम लोग। क्या बोलते हैं? CII, करंट ईयर का CII। अब हम लोग का जिस ईयर में प्रॉपर्टी ली गई थी उस ईयर का CII, तो 98 नहीं मिलेगा आप लोग को, क्योंकि आपने कौन से ईयर का लिया हो? 2001 का लिया, बराबर ना। तो 1-2 में कितना था आप लोग का? 100, तो नीचे आ जाएगा आप लोग का 100। तो ये आप लोग को कैलकुलेशन करना है, इतना कोई बड़ा काम नहीं है। कैलकुलेटर बड़ा काम नहीं है, तो आप लोग को समझ जाएगा। तो इसको कैलकुलेटर आप यूज़ करके आप लोग इसको लिख सकते हैं। आप लोग को इसका कैलकुलेशन देखेंगे तो आप लोग को मालूम पड़ेगा। कैलकुलेटर आप लोग यूज़ करेंगे तो, एक मिनट मैं यूज़ कर लेता हूँ कैलकुलेटर। 85,23,250। तो ये आ गया आप लोग का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब आपने जब प्रॉपर्टी खरीदे थे तो खरीदे आप लोगों ने 25,75,000 में थी, लेकिन उसकी अभी वो जो आपका पैसा था 25 लाख, अभी उसकी वैल्यू कितनी है? 85 लाख की। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का पहला, मतलब पहला माइनस। सेकंड और एक चीज़ माइनस करते हैं हम लोग, लेस। इसको हम बोलते हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। क्या बोलते हैं उसको? इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट जो आप लोगों ने इम्प्रूवमेंट किए, उसमें प्रॉपर्टी में चेंजेस करे, कुछ एडिशन किए होंगे, वो जो भी होगा वो आप लोग को क्या करना रहता है? उसमें से माइनस कर देना था, क्योंकि आप लोग का खर्चा है वो प्रॉपर्टी के ऊपर, बराबर ना। तो उसमें आप लोग को ये क्वेश्चन में 2 खर्चे दिए हुए। एक आप लोगों ने देखो यहाँ पे दिया था कि आपने 2000 फर्स्ट फ्लोर कंस्ट्रक्ट करे थे 2011-12 में, कितने का? 10 लाख का। तो लिख लेंगे फर्स्ट फ्लोर आपने कंस्ट्रक्ट किए थे, बराबर ना। कितने का था वो? 10 लाख का आपने कंस्ट्रक्शन किए थे, 10 लाख। हम लोग को क्या ऊपर क्या लिखना है? करंट ईयर का इन्फ्लेशन इंडेक्स, वो कितना है? 331। और जिस ईयर में ये इंप्रूवमेंट हुआ उसको नीचे लिखना रहता है। तो किस ईयर में इंप्रूवमेंट हुआ था हम लोग का? 2011-12 में लिखा है, देखो 10 लाख का। तो कितना 11-12 का कितना? 184। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग नीचे 184। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट एक। और एक आपने इम्प्रूवमेंट किया है सेकंड फ्लोर बनाया आपने, तो उसका इम्प्रूवमेंट वो कितने का ज़रा देखिए आप लोग, लिखा देखो सेकंड फ्लोर कितने का? 17-18 में बनाया, कितने का? 4,50,000। तो 4,50,000 का आपने सेकंड फ्लोर पे इम्प्रूवमेंट किया है, कुछ चेंजेस किया है, बराबर ना। कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन हो, इम्प्रूवमेंट हो, उसमें कुछ चेंजेस हो, तो वो सब आप लोग को इम्प्रूवमेंट में बेनिफिट मिलता है, रिपेयर वगैरह का नहीं मिलता है। 4,50,000। अब इसका देखिए आप लोग का कितने का था? 4,50,000। ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग? करंट ईयर का इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो इंडेक्स
ठीक है, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स और करंट ईयर का। अब नीचे क्या लिखेंगे आप लोग, जिस ईयर में हुआ है 17-18 में, तो 272, ये इंप्रूवमेंट जिस ईयर में हुआ है उस दिन में आप लोग को उसका नीचे लिखना रहता है। ठीक है, तो ये दो आ गए आप लोग के। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला है आप लोग का 10 लाख, तो 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 331 डिवाइडेड बाय 184 तो आप लोग का आता है 17,98,913, 17,98,913, 17,98,913। ठीक है, दूसरा जो आप लोग का है 4,50,000 इंटू 331 डिवाइडेड बाय 272, तो आता है आप लोग का 5,47,610, 5,47,610। ठीक है, तो ये दो आ गया आप लोग का कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट। अब दोनों को क्या करना है आप लोग को, इसमें से क्या कर लेना, ऊपर वाले से माइनस कर लेने का है, क्योंकि ये देखो ये जो आप लोग का मेन, ये तीनों को क्या करता हूँ मैं पहले टोटल कर लेता हूँ, क्योंकि तीनों को लेस करना है ना, तो पहले तीनों को टोटल कर लेता हूँ एक साथ। तो देखिए कितना होता है आप लोग का, ये चाहिए तो आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले इसको माइनस कर सकते हैं इसमें से, फिर उसके बाद कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। मैं तीनों एक साथ कर ले रहा हूँ, हाँ तीनों लेस है। तो देखिए आप लोग का कितना है टोटल, पहले आप लोग का क्या था 85 लाख 1 करोड़ 8,69,773 में से आप लोग ऊपर में से क्या करना है आप लोग को माइनस करना, जितना आप लोगों ने कमाए थे। तो माइनस आप लोग का हो गया 4,83,50,000, तो आ जाता है आप लोग का 3,74,80,227, तो आएगा आप लोग का 3,74,80,227। तो ये आ गया आप लोग का एक आपका नेट आप लोग के कैपिटल गेन, बराबर है। तो ये लिख लेंगे आप लोग कैपिटल गेन, कि आप लोग को इतना गेन हुआ है। सिंपल सा प्रोसेस है, एकदम सिंपल सा, ध्यान देंगे तो आप लोग को इजी लगेगा। क्या मैंने करा देखो आप लोग को, पहले क्या लिखा, सेल्स कंसिडरेशन लिखा कि आपने वो प्रॉपर्टी कितने में बेची, कितने में बेचे आप लोगों ने 4,85 लाख में। अगर उसके ऊपर आपने कोई खर्चा करे तो आप लोग उसमें से क्या कर लेना, आप लोग को माइनस करना है बेचने के टाइम पे, नॉर्मल नहीं, वो वही ईयर में बेचने के टाइम पे कुछ खर्चा हुआ तो माइनस कर लेना। फिर दो चीज़ें माइनस करना है, इंप्रूवमेंट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करना है, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करना है। एक्विजिशन मतलब अपने प्रॉपर्टी कितने में खरीदे थे उसका इंडेक्स कॉस्ट निकालना है, तो उससे निकालना मैंने आप लोग को बताया। फिर क्या निकालना है, इंप्रूवमेंट, अगर प्रॉपर्टी में आपने कुछ एडिशन किए, कुछ चेंजेस किए, कुछ काम वगैरह कराए तो वो आप लोग को भी डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, लेकिन इंडेक्स के तरीके से। इंडेक्स क्या तरीका मैंने आप लोग को बता दिया। फिर तीनों माइनस को क्या करें, टोटल कर लिया, फिर टोटल में से जितना आप लोग ने कमाए थे उतना इसमें से क्या हो गया, वो माइनस हो गया, तो आप लोग का कैपिटल गेन आ गया। अब इसमें कुछ डिडक्शंस है, इसमें क्या है, कुछ डिडक्शंस है, तो हम लोग डिडक्शंस लिखेंगे, लेस डिडक्शंस, बराबर ना। दो डिडक्शन है, एक तो अंडर सेक्शन 54 और एक अंडर सेक्शन 54 EC। अब दोनों क्या होता है मैं आप लोग को बताता हूँ। तो पहला है डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा इसमें जगह ले लेता हूँ। डिडक्शन अंडर सेक्शन 54। अब 54 में आप लोग का जो पहला एक डिडक्शन है, डिडक्शन का नाम है आप लोग का, अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदते हो तो आप लोग को उसका डिडक्शन मिलता है। तो वो कितने का खरीदा आपने, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी, ठीक है, लेकिन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है ना, जो प्रॉपर्टी आपने इन्वेस्ट की है, मतलब उस अगर रेसिडेंशियल में इन्वेस्ट करें तो आप लोग को बेनिफिट मिलता है। कितना लिखा जा रहा है देखिएगा, ही इन्वेस्टेड 1,55 लाख इन न्यू रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी, तो वो आप लोग क्या हो जाएगा, उसका बेनिफिट मिलेगा, आपको रिडक्शन मिलेगा। तो 1,55 लाख, तो ये 1 2 3 4 5, तो ये आ गया आप लोग का एक नई प्रॉपर्टी। फिर एक और डिडक्शन है आप लोग को, जिसको हम लोग बोलते हैं सेक्शन अंडर सेक्शन 54। तो एक और है, लेस डिडक्शन अंडर सेक्शन 54 EC। इसमें आप लोग का NH नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का अगर बॉन्ड है, और अगर पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का बॉन्ड है, तो आप लोग को बेनिफिट मिलता है। दो बॉन्ड है इसके अंदर, ठीक है ना। एक और बता दे रहा हूँ मैं आप लोग को, NHAI का, ठीक है ना। तो दोनों का अगर बॉन्ड में इन्वेस्ट करें आप लोग को, तो आप लोग को वहाँ पे भी बेनिफिट मिलता है, डिडक्शन मिलता है। तो आप लोग को यहाँ पे लिखा है देखो, PFCI बॉन्ड, बराबर ना। तो उसमें कितना इन्वेस्ट करोगे, 65 लाख, लेकिन उसकी लिमिट है। उसकी लिमिट कितनी है, सिर्फ बेनिफिट कितना मिलता है आप लोग को, 50 लाख का ही मिलता है। आप कितना भी इन्वेस्ट करो उससे मतलब नहीं है, गवर्नमेंट आप लोग को बेनिफिट सिर्फ देगी
50 लाख का ही बेनिफिट देगी, उसके ऊपर का बेनिफिट देने वाली नहीं है। तो वो आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया 50 लाख। अब क्या करना है आप लोग को, दोनों का टोटल कर लेना है। तो 1,55 लाख था और 50 लाख, तो ये हो गया आप लोग का 2,05 लाख। तो 2,05 लाख ये आपको ऊपर से क्या करना है, माइनस करना है, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर डिडक्शन से। तो अपने इसमें से माइनस कर लेंगे आप लोग, कितना है 2,05 लाख। तो हो जाता है आप लोग का 1,69,80,227। तो आ गया आप लोग का 1,69,80,227। तो ये आ गया आप लोग का सॉल्व हो गया, बराबर है। इसको बोलेंगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये आ गया आप लोग का 1,69,80,227। मतलब आप लोग को इस पे टैक्स भरना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, ठीक है ना। कैपिटल गेन टैक्स आप लोग को 1,69 लाख पे भरना पड़ेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी होता है, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो आप लोग को समझ जाएगा। थोड़ा वीडियो रिपीट करके देख लेना। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4B। इसमें लिखा है मिस्टर ऋषि जो है US सिटीजन है, वो इंडिया को आया है, बराबर ना। कब आया है, 1 अप्रैल 2018 को। आपका प्रीवियस ईयर क्या है, 2022 से शुरू होता है और 23 पे क्या होता है, ख़त्म होता है। कब शुरू होता है, 1 अप्रैल 2022 और ख़त्म होगा आपका 31 मार्च 2023 को, बराबर है। अब आप लोग को देखना है कि वो पिछले साल कितने दिन रहा, क्योंकि पिछले साल के लिए कुछ कंडीशन है, उसको रेसिडेंट प्रूफ करना है हम लोग को कि रेसिडेंट है कि नहीं है, मतलब प्रूफ करना, चेक करना है और कौन सा रेसिडेंट है। फिर रेसिडेंट अगर आ जाएगा तो फिर चेक करना रहता है ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। तो अब दो चीज़ें रहती है, दो कंडीशन अलग, मतलब दो अलग अलग स्टेप है। तो पहला स्टेप आप लोग को लिखना है, तो देखो कैसे लिखना है आपका सोल्यूशन। नेम लिख लेंगे, मैंने सोल्यूशन लिख के रखा है ताकि लेंदी नहीं हो जाए, क्योंकि बहुत सिंपल होता है, इसलिए मैंने थोड़ा इसको फटाक से करने के लिए आप लोग को सामने रखा है। तो लिखा है देखिए 4B, ऊपर नाम लिखे आपने, जैसे आप लोग को काम करते हैं स्टेटस लिखे आपने रेसिडेंशियल ऑर्डिनरी। ये रेसिडेंशियल नहीं लिखना है आप लोग को, रेसिडेंट ये यहाँ पे लिखें तो मिस्टेक हो जाएगा, क्योंकि अभी आप लोग उसको वेरीफाई कर रहे हो। असेसमेंट ईयर लिख लोगे 23-24 और प्रीवियस ईयर 22-23। अब आपको ए में लिखना है असरटेनिंग वेदर रेसिडेंट, चेक करना है रेसिडेंट है कि नहीं है। तो यहाँ पे लिख लेंगे आप लोग बेसिक कंडीशन 6(1), ठीक है ना। पहले बेसिक कंडीशन चेक करना है कि रेसिडेंट है कि नहीं है। रेसिडेंट होने के बाद फिर पता करना है कि वो ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी, दो स्टेप है। अगर रेसिडेंट आया ही नहीं तो फिर सेकंड स्टेप आएगा ही नहीं, मतलब सेक्शन 6(6) नहीं आएगा, ठीक है ना। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अब बेसिक इसमें दो कंडीशन लिखा, देखो मिस्टर ऋषि द सिटीजन ऑफ यूके का सिटीजन है, वो इंडिया में फर्स्ट टाइम आया है, बराबर ना। तो उसके लिए हम लोग को दो कंडीशन चेक करने की रहती है, या तो पिछले साल में 182 या उससे ज़्यादा दिन रहेगा तो पिछले साल में, पिछले मतलब 22-23 में, और पिछले साल में फिर अगर वो पूरा नहीं होता है तो हम लोग क्या चेक करेंगे, पिछले साल में 60 होना चाहिए, लेकिन उसके पिछले 4 सालों में 365 होना चाहिए। तो हम लोग दोनों यस होएगा तब जाके हम लोग उसको प्रूफ कर सकते हैं। तो लिखा है देखो यहाँ पे, और आगे लिखा है कि वो पुणे ही वेंट बैक टू यूके ऑन 1 मई, पिछले साल में 1 मई को वो चले गया और वापस कब आया, 22 जनवरी को आया है। तो डिटरमाइन रेसिडेंशियल चेक करना है उसका। तो पहले कंडीशन उसने हम लिख लिया, देखो बेसिक कंडीशन यहाँ पे हेडिंग लिखी उन्होंने, स्टे इन इंडिया, उसका आंसर लिखें कितने दिन रहा है वो, फिर चेक करते हैं तो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं हुआ। तो पहली कंडीशन क्या है, स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 फॉर मोर देन 182 डेज। ये पिछले साल उसका 182 या उससे ज़्यादा है कि नहीं है वो चेक करना है। ये आपको याद करके लिखना है हमेशा हर क्वेश्चन में। यहाँ पे जो है स्टे इन इंडिया, ये आप लोग को हर क्वेश्चन में कैलकुलेट करके बताने का। क्या लिखना है, ही इज़ इन इंडिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, मतलब प्रीवियस ईयर लिखना है, जो मैंने यहाँ पे लिखा आप लोग को ये है, ठीक है ना। तो 31 मार्च 2024 कितने दिन रहा, यहाँ पे ये आपको डैश रखना है ताकि आपको पहले कैलकुलेशन नीचे लिखना पड़ेगा कितना उस रहा है। तो अब देखो पिछले साल चेक करेंगे हम लोग तो मालूम पड़ेगा कि वो 1 मई 2022, मतलब ये अप्रैल के बाद क्या आता है, मई आता है। तो 1 मई को वो चले गया, तो मतलब 1 अप्रैल 2018 को आया था 18 में, और वो तो कंटिन्यू इंडिया में रहा था। फिर पिछले साल वो 1 मई को चलेगा, तो मतलब अप्रैल के मंथ में वो रहा पूरा। तो अप्रैल का 30, मई का सिर्फ 1 तारीख को चलेगा। जिस दिन जाएगा और जिस दिन आएगा ना इंडिया में, उसको भी हम लोग इंडिया में काउंट करते हैं। तो 1 मई को गया, मतलब इंडिया में एक दिन था वो मई के। फिर वो डायरेक्टली इंडिया में वापस कब आया, 22 जनवरी को आया, डायरेक्टली जनवरी में आया। तो जनवरी बोले तो हम लोग का ऑलमोस्ट समझो 22 जनवरी को आया। तो जनवरी के 22 अगर गिनो 22, 23, 24, 25, 26, 27, तो आप लोग का कितना आएगा, जनवरी में 10 दिन आएगा। फिर फैब में पूरा रहा है वो, तो फैब जो आप लोग का 2022-23 का है तो वो 28 का होता है। फिर मार्च है, उसके बाद मार्च में कितने होता है, 31। तो ऐसा आप लोग को हर महीने का कैलकुलेट करना है। चाहिए तो आप लोग यहाँ पे कर सकते हो, पूरे मंथ लिख सकते हो, अप्रैल से लेके पूरा, तो हर मंथ का चेक करने का कि कितना कितना आता है। तो ये आ गया आप लोग का कितना आ गया, टोटल इक्वल टू 100 डेज आ गया। तो मतलब ये 182 डेज वाले कंडीशन उसने पूरा नहीं किया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया उन्होंने, सेटिस्फाई नॉट सेटिस्फाई, सेटिस्फाई उसने नहीं किया है।
फिर अब उसके लिए हम लोग सेकंड कंडीशन भी अवेलेबल है हमारे पास कि वो पिछला चेक करना है पिछले 4 सालों में वो 365 डेज था कि नहीं, पिछले 4 सालों में, मतलब पिछला मतलब 22-23 छोड़ के उसके पिछले 4 साल। तो स्टे इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर प्रीसीडिंग 4 ईयर्स, ठीक है ना, प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर बोलते हैं उसको हम लोग, मोर देन 365 डेज होना चाहिए। तो लिखा देखो ही स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग ईयर्स 4 ईयर्स इज़ 1461 डेज। अब ये कैसा आया, आपको चेक करना पड़ेगा। अगर आप लोग देखोगे तो वो 1 अप्रैल 2018, तो मतलब 18, 19 बराबर है 19, 20, 20, 21, 21, 22, ये पिछले 4 साल हुए, और 22-23 तो आपका क्या है, प्रीवियस ईयर है ना। तो ऐसा आपको चाहिए तो आप वर्किंग बना सकते हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर है और ये उसके पिछले 4 साल है, बराबर है। अब पिछले 4 सालों में देखोगे आप लोग तो 18-19 में वो 1 अप्रैल को ही आ गया, तो मतलब पूरा 365 डेज रहा वो, बराबर ना। फिर 19-20 में 365 रहा वो, फिर 20-21 में इसमें 366 आएगा क्योंकि ये लीप ईयर है 20 का, क्योंकि 2016, 2020, 2024 लीप ईयर से। ये आपका 2021 में भी पूरा 365 रहा वो, और 2022 में 21-22 में भी 365 डेज रहा है। डायरेक्टली पिछले साल में गया 22-23 वाले में गया 1 अप्रैल को। तो ये सब मिलाएंगे आप लोग तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ 365, 65 सब मिला के ना 1461, मतलब ये 365 वाले कंडीशन क्या करता है वो पूरा करता है, तो लिख दिया सेटिस्फाई। अब एक और कंडीशन, मतलब इसके अंदर जो सेकंड वाली है ना, फर्स्ट वाली में एक ही है कि 182 होना चाहिए पिछले साल, लेकिन इस सेकंड वाली में क्या है, 2 है, 60 + 365, तो 365 वाली हो गई। अब क्या चेक करना है कि पिछले साल 60 दिन था क्या वो स्टेज इन इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, ये कंडीशन याद रखना है हम लोग को। तो मोर देन 60 डेज होना चाहिए। तो हम लोगों ने इसमें कैलकुलेशन कर चुके कि प्रीवियस में कितना है वो 100 डेज था, तो वापस से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, तो ये भी सेटिस्फाई हो गई। लेकिन ये वाले में पहले वाली कंडीशन में से अकेली है, इसमें दोनों यस आना चाहिए, एक भी नो आया तो फिर पूरा नहीं होगा। तो दोनों सेटिस्फाई आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन सेकंड सेटिस्फाई कर रहा है। तो लिखेंगे देखो कंक्लूजन लिखेंगे, मिस्टर ऋषि इज अ रेसिडेंट एज पर कंडीशन 2, तो ये कंडीशन 2 में 2 है, ए और बी दोनों उसने सेटिस्फाई कर लिया, मतलब वो कंडीशन 2 सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब वो रेसिडेंट है। या तो 1 से सेटिस्फाई कर सकते हैं या तो 2 से सेटिस्फाई कर सकते हैं। 1 से नहीं हुआ तो फिर 2 चेक करना रहता है, ठीक है ना। तो 1 से नहीं हुआ लेकिन 2 से हो गया। 2 में 2 कंडीशन है, 60 + 365, 60 पिछले साल में और उसके पिछले 4 सालों में 365 से ज़्यादा होना चाहिए, तो ये पूरा हो गया। अब रेसिडेंट आ गया, अगर यहाँ पे समझो आया नॉन रेसिडेंट तो फिर ये नीचे वाला पार्ट नहीं करना रहता, लेकिन अभी रेसिडेंट आ गया तो टेंशन आ गया। चेक करना है ऑर्डिनरी है कि नॉन ऑर्डिनरी है। तो अब हम लोग सेकंड लिखेंगे बी में, असरटेनिंग वेदर एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, जैसे यहाँ पे लिखे असरटेनिंग वेदर रेसिडेंट, यहाँ पे लिखेंगे असरटेनिंग वेदर ऑर्डिनरी रेसिडेंट। चेक करें कि ऑर्डिनरी रेसिडेंट है कि नहीं है। अगर ऑर्डिनरी नहीं रहेगा तो मतलब क्या रहेगा, वो नॉन ऑर्डिनरी रहेगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन है, यहाँ पे भी 2 थी लेकिन यहाँ पे दोनों में से कोई एक होना चाहिए, यहाँ पे ऐसे कि दोनों होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है, रेसिडेंट इन इंडिया फॉर इन 2 आउट ऑफ 10 इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स, तो मतलब पिछले साल के छोड़ के उसके पिछले 10 सालों में कम से कम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। रेसिडेंट होना चाहिए मतलब पिछले 2 सालों में, पिछले कम से कम 2 साल में क्या आना चाहिए, 182 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है ना। फिर और लिखा है स्टे इन इंडिया प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर, और पिछले 7 सालों में, मतलब 10 नहीं, पिछले कितने 7 सालों में उसका कितना आना चाहिए, 730 दिन से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला उसने, पिछले 7 सालों में 730 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, और पिछले 10 सालों में 2 दिन क्या होना चाहिए, वो रेसिडेंट होना चाहिए। 2 दिन रेसिडेंट का मतलब 2 साल, सॉरी 2 दिन नहीं 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। तो 2 साल रेसिडेंट मतलब 2 साल में कम से कम 182 से ज़्यादा होना चाहिए, और पिछले 7 सालों में 730 होना चाहिए। अब भले से हो किसी में 100 हो, किसी में 150 हो, किसी में 200 हो, किसी में 50 हो, कुछ भी हो, सब मिला के 730 होना चाहिए 7 सालों में। लेकिन दोनों यस आएगी तभी उसको ऑर्डिनरी बोलेंगे, दोनों में से एक भी नो हो गया या दोनों नो हो गया तो ऑर्डिनरी बोलेंगे नहीं, दोनों यस आना चाहिए, ठीक है। तो देखो अब इसका आंसर लिखेंगे हम लोग। अब सिंपल सी बात है, वो पिछले 4 सालों में देखो 365 इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी था, मतलब ये 4 साल में क्या है, वो रेसिडेंट है क्योंकि 182 से ज़्यादा है। लेकिन उसके पिछले साल तो उसके पहले तो वो कभी इंडिया में था ही नहीं, तो मतलब 4 साल वो रेसिडेंट है। तो लिखा देखो ही इज़ अ रेसिडेंट फॉर 4 प्रीसीडिंग ईयर्स, बराबर ना। 365 डेज ये साल में रहा वो 21-22 में, 20-21 में 366, 19-20 में 365 वगैरह उसने मेंशन कर दिया, तो 4 साल आ गया, तो 35 हो गया। अब पिछले 7 साल देखेंगे तो 7 साल में भी क्या होगा कि ये 4 साल में ही आएगा, उसके पहले तो कभी इंडिया में था ही नहीं, तो ये सब मिला के कितना आता है 1461 आता है, हम लोग कर चुके पहले ही। तो लिखा देखो ही वॉज इन इंडिया फॉर 1461 डेज बिटवीन ये डेट से लेके डेट तक, क्योंकि 7 साल जब हम लोग पीछे जाएंगे तो यहाँ पे देखो आएगा 17-18 आएगा, 16-17 आएगा, 15-16 आएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 साल हो गए। लेकिन ये सब साल में तो इंडिया में था ही नहीं, वो तो सब मिला के 1461 ही आने वाला है। तो ये कंडीशन में क्या होगी, सेटिस्फाई होगी, क्योंकि 730 चाहिए था हम लोग को, 16 ज़्यादा आ गया तो हम लोग को उससे ज़्यादा ही चाहिए ना, 730 चाहिए उससे ज़्यादा चाहिए।
तो दोनों सेटिस्फाई हो गए। दोनों सेटिस्फाई का मतलब क्या हुआ, रेसिडेंट है। और कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट। लिखा देखो, मिस्टर रेसिडेंट एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट भी है और कौन सा रेसिडेंट है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट भी है। तो ये कंडीशन जो दी है आप लोग को, ये दो यहाँ की दो कंडीशन और यहाँ की नीचे की ऑर्डिनरी होने की भी दो कंडीशन, लेकिन इसके अंदर और है, इसमें दोनों चाहिए, ठीक है ना। तो आप लोग सीख जाएंगे तो आप लोग को याद रहेगा, तो आप लोग को कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 4A और 4B। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए, समझिए, पेपर अच्छे से दीजिए। और कुछ प्रॉब्लम्स हो तो मुझे कमेंट में करके पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, टेलीग्राम के चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा कुछ अपडेट्स होते हैं तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 का C और D लेके।